हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करेंगे तंत्र दोष के बारे में, जो कि मौलिक सिद्धांत के में आता है। जो आपका एक पेपर होता है अष्टांग हृदय एवं मौलिक सिद्धांत, तो उसमें मौलिक सिद्धांत का ये टॉपिक है तंत्र दोष। जैसा कि ये नाम से ही बहुत ज़्यादा क्लियर है कि तंत्र दोष यानी तंत्र में दोष। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? दूष्यंति तंत्रम इति दोषा। दूष्यंति तंत्रम इति दोषा यानी जो तंत्र को दूषित करे वही तंत्र दोष है। तंत्र का मतलब है ग्रंथ। ठीक है, जय जो संहिता वगैरह है ये सब क्या है? तंत्र है, ग्रंथ है। ठीक है, तो कोई भी तंत्र हो या कोई ग्रंथ हो, तंत्र का मतलब है कोई भी ग्रंथ हो, तो उसमें क्या क्या दोष हैं, क्या क्या कमी है। ठीक है, तो दूष्यंति तंत्रम इति दोषा, जो तंत्र को दूषित करे वही दोष है। जो तंत्र को दूषित कर दे वही तंत्र दोष है। तो जो विमान स्थान है चरक का, जो आचार्य चरक हैं उनका जो विमान स्थान 8 है, जो आचार्य चरक का विमान स्थान 8 है, उन्होंने तो वहाँ पर उन्होंने पाँच तंत्र दोष का वर्णन किया है। ठीक है, 5 तंत्र दोष का वर्णन किया है। आपको ये नंबर याद रखना होगा। 5 तंत्र दोष का वर्णन किया है। कौन कौन से, आइए देखते हैं। न्यून अर्थ यानी जिनका अर्थ बहुत कम हो, अधिक अर्थ, अनर्थक, असंबद्ध अर्थ और विरुद्ध अर्थ। ठीक है, तो ये आपको 5 दोष मिलेंगे। तो इन 5 दोषों का मतलब क्या है? न्यून अर्थ यानी उस ग्रंथ में, उस तंत्र में ऐसे शब्द मौजूद हैं यहाँ पर, यानी कि वहाँ पर बहुत ही न्यून अर्थ हो। उस ग्रंथ में नहीं, उस ग्रंथ में ऐसा बताया गया है कि तंत्र दोष क्या होते हैं। ठीक है, तंत्र दोष कैसे होते हैं। तो ऐसे ग्रंथ जहाँ पर न्यून अर्थ हो, ठीक है, या बहुत ही ज़्यादा अधिक अर्थ हो, ठीक है, जितनी आवश्यकता ना हो उससे भी ज़्यादा उसका अधिक अर्थ वहाँ पर हो। तीसरा अनर्थक यानी अर्थ का अनर्थ हो। आप समझ ही गए होंगे कि अर्थ का अनर्थक। ठीक है, फिर आता है आपका असंबद्ध या अपार्थक अर्थ। ठीक है, अर्थ जो हो वो असंबद्ध यानी इररिलेवेंट, कोई मतलब ना हो। ठीक है, अर्थ जो हो उसका कोई भी मतलब ना हो, बात किसी और चीज़ की जा रही हो और कुछ और बात कर दी जाए। ठीक है, असंबद्ध अर्थ। पांचवा है विरुद्ध अर्थ यानी अपोजिट अर्थ हो, जो लिखा हो उसके अपोजिट अर्थ हो, अर्थ जो हो वो विरुद्ध हो। ठीक है, फिर बात आती है, फिर जो तंत्र दोष हैं, जो अष्टांग हृदय है के जो व्याख्याकार हैं अरुण दत्त, उन्होंने 15 दोष बताए हैं। आचार्य चरक ने 5 दोष बताए थे। जो अष्टांग हृदय के जो व्याख्याकार हैं अरुण दत्त, उन्होंने 15 दोष बताए हैं। आइए देखते कौन कौन से। पहला है अप्रसिद्ध अर्थ, दूसरा दुष्प्रणीत, तीसरा असंगतार्थ और चौथा असुखारोही, पांचवा विरुद्ध, छठा अति विस्तृत और सातवां अति संक्षिप्त, आठवां अप्रयोजन और नमा भिन्न क्रमम, 10वां संदिग्धम, 11वां पुनरुक्तम और 12वां निष्प्रमाण, 13वां असमाप्तार्थ और 14वां और 15वां जो है वो आपके अनर्थक और व्याहत। ठीक है, तो आइए देखते हैं जो पहला जो है लाइन से 15 के बारे में देखते हैं। पहला इन्होंने बताया अप्रसिद्ध अर्थ। अप्रसिद्ध वहाँ पर शब्द मौजूद हैं, यानी कि ऐसे शब्दों का उस तंत्र में वर्णन हो जिसमें अप्रसिद्ध शब्द हों, यानी वो जो शब्द हैं वो प्रचलित नहीं हैं। मतलब जो ग्रंथ है उसमें प्रचलित शब्दों का, प्रसिद्ध शब्दों का वर्णन होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर अप्रसिद्ध शब्द हैं। उन शब्द जो शब्द हैं जो वहाँ पर वर्णित हैं वो अप्रसिद्ध हैं, वो प्रसिद्ध नहीं है बहुत ज़्यादा, तो लोगों को पता ही नहीं होंगे। ठीक है, जो शब्द प्रसिद्ध नहीं है वो लोगों को पता नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए तो ये एक दोष है। दूसरा है दुष्प्रणीत यानी सूत्र भाष्य संग्रह का क्रम से व्यवस्थित ना होना। दुष्प्रणीत क्या है? जो आपका सूत्र, जो श्लोक होता है, फिर भाष्य, उसका जो अर्थ समझाया जाता है, उसका जो संग्रह होता है, इन ये जो है वो क्रम से वर्णित होना चाहिए। अगर कोई श्लोक है, मान लीजिए कि शुक्र सोने जीव संयोग तू खलु कुक्षी गति गर्भ संज्ञा होती, तो उसका जो हिंदी है वो उसके नीचे ही देनी चाहिए ना। लेकिन कुछ जगह क्या होता है कि 4-5 श्लोक उन्होंने इकट्ठे दे दिए, फिर उसके बाद में हिंदी है और वो मतलब वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, तो इसलिए ये दोष एक माना गया है। और फिर उसके बाद में
और आपका तीसरा जो है वो है असंगतार्थ, यानी जो मूल सूत्र है, जैसा कि श्लोक वर्णित है उससे संबंध ना रखने वाला, यानी ऊपर श्लोक कुछ और दिया गया है और नीचे कुछ और लिखा है उसके बारे में। ठीक है। चौथा जो है असुखारोही, यानी ऐसे शब्दों का प्रयोग जो उच्चारण में कठिन तथा दुर्बोध हैं। मतलब ऐसे बहुत ही कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया है ग्रंथ में जो कि उच्चारण में बहुत ही ज़्यादा कठिन है, जिनको उच्चारण में लेने में कठिनाई होती है। ठीक है, आसानी से नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, असुखारोही, तो ये आपका एक तंत्र दोष हो गया। फिर पांचवा आता है विरुद्ध। मतलब विरुद्ध अर्थ का उसमें जो है वो विरुद्ध अर्थ बताया गया है, मतलब जो कुछ है उसके विरुद्ध बताया गया, अपोजिट बताया गया है। और फिर छठा आता है अति विस्तृत, जो वहाँ पर चीज़ें हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में है, अति विस्तृत, जितनी आवश्यकता नहीं है उससे भी ज़्यादा विस्तृत में है। ठीक है, तो ये आपका छठा तंत्र दोष है, ये भी एक दोष है। सातवां अति संक्षिप्त, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में दे दिया। अब इतना ज़्यादा आपको शॉर्ट में दे दिया कि आपको उस टॉपिक के बारे में पूरी कंप्लीट नॉलेज भी नहीं हुई और आपको टॉपिक समझ में भी नहीं आया, उसके बारे में कुछ पता भी नहीं चला, बहुत ही ज़्यादा संक्षिप्त कर देना। ठीक है, तो ये भी एक तंत्र दोष है। आठवां है अप्रयोजन, ऐसा ग्रंथ, ऐसा शास्त्र जिसका कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है, ऐसा शास्त्र जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, जैसे आयुर्वेद है तो उसका उद्देश्य है, उसका प्रयोजन है स्वस्थ शास्त्र रक्षण मातृ स्वीकार प्रशमनम च, यानी कि वो एक अच्छा तंत्र है। लेकिन अब जैसे बहुत से तंत्र ऐसे होते हैं जिनका कोई प्रयोजन नहीं है, अप्रयोजन है। ठीक है, तो वो भी तंत्र दोष में आता है। फिर आता है भिन्न क्रमम, तो आगे जो आपने देखा इंडेक्स बनी रहती है, विषय सूची आगे जो इंडेक्स बनी रहती है, तो वहाँ पे क्रम कुछ और होता है और अंदर का क्रम कुछ और होता है। तो ऐसा पाया, यानी आगे जो इंडेक्स बनी होती है फ्रंट पेज पे, आगे के पेजों पर, वहाँ पर कुछ और होता है कि जैसे कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, लेकिन पीछे जब आप देखते हैं खोलकर तो वहाँ पर जो उनका क्रम होता है वो डिफरेंट होता है, अलग होता है एकदम, जैसा कि आगे बताया गया है। फिर 10वां जो है आपका वो है संदिग्धम। 10वां है आपका संदिग्धम, किसी विषय को संदिग्ध रूप में वर्णन करना। ठीक है, मतलब पूरी श्योरिटी नहीं देना, वो जैसे कि ऐसे कहते हैं पुनर्जन्म है या नहीं, ऐसा बताया जाता है। पूरी श्योरिटी के साथ चीज़ को नहीं कहना, उसमें संदिग्ध रहना। ठीक है, और 11वां जो कि बहुत ही बड़ा दोष है, 11वां दोष, इससे बड़ा शायद कोई दोष नहीं है। ये दोष आपका आयुर्वेद में भी मिलता है, आयुर्वेद के ग्रंथों में भी मिलता है कि एक बात को बार बार कहना। ठीक है, कि एक बात हो चुकी है आगे, उसको बार बार कहना कि ये ऐसा वैसा ऐसा वैसा, जो मतलब एक बात हो चुकी है उसको बार बार कहना। ठीक है, आगे कहना, पीछे कहना, फिर कहना, तो ये जो बहुत बड़ा दोष है पुनरुक्त दोष, जो कि आयुर्वेद तक के ग्रंथों में मिलता है। फिर आता है आपका निष्प्रमाण, अप्रमाणित विषयों का वर्णन करना, मतलब अप्रमाणित जिनका कोई प्रूफ नहीं है, समझ रहे, प्रूफ नहीं है। ठीक है, ऐसे विषयों का वर्णन करना जिनका प्रूफ नहीं है कि ये सही है या गलत है, फिर भी उन ऐसे विषयों का वर्णन करना। ठीक है, तो ये भी एक तंत्र दोष है। फिर आता है असमाप्तार्थ, विषय को स्पष्ट रूप से वर्णन ना कर बीच में ही समाप्त कर देना, यानी जो विषय है उसको स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है और बीच में ही समाप्त कर देना। जैसे कि कोई बात चली, जैसे कि हम कहते हैं ABCD का टॉपिक है, ठीक है, तो वो ABCDEFG मतलब Z तक ना जाके उन्होंने बीच में P पर ही ख़त्म कर दिया, तो ऐसा होना। फिर आता है आपका अनर्थक या अपार्थक, ग्रंथ में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जिसका कोई अर्थ ना हो, मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है कि जिनका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, तो भी ये एक तंत्र दोष है। आखिरी है आपका व्याहत, यानी खंडन करना, यानी पहले कुछ और कहा जाता है फिर बाद में वो अपनी ही बात को खंडित कर देते हैं। ठीक है, तो 15वां ये दोष है आपका व्याहत। तो ये आपके 15 दोष खत्म हो गए, इनको आप श्लोक में भी याद कर सकते हैं। ठीक है, श्लोक याद कर लें तो ज़्यादा बेटर है। अप्रसिद्धम दुष्प्रणीतम सुकारोही असंगतम विरुद्धम अति विस्तारम अति संक्षिप्तम एव च संदिग्धम पुनरुक्तम च निष्प्रमाण निष्प्रयोजने असामाप्ताक्षरम तद्वद व्याहतम स्याद पार्थकम। तो श्लोक भी एक बार देख लेते हैं। सब कुछ वही है जो हम ऊपर बढ़ के आए हैं, वही सारे नाम हैं। अप्रसिद्ध ऊपर आया था पहला अप्रसिद्ध शब्द, दुष्प्रणीत आया था। ठीक है, सुखारोही आया था, असंगतम आया था,
विरुद्धम आया था, अति विस्तारम आया था, अति संक्षिप्तम आया था, संदिग्धम आया था, पुनरुक्तम आया था, निष्प्रमाण आया था, निष्प्रयोजन आया था, असमाप्त अक्षर आया था और व्याहत आया है अभी, उससे अपार्थकम आया है। ठीक है, व्याहत, अपार्थकम, असमाप्तार्थ, मतलब सारे ही आए हैं। तो ये श्लोक है, इसी को